नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनसी केमिस्ट्री गुरुजी पे। और आज हम बात करेंगे रेट साइंस लेवल 2 यानी साइंस का जो सिलेबस है उसमें रेट फिजिक्स के अंतर्गत जो टॉपिक है उष्मा के संचरण की विधियाँ, उससे संबंधित क्लास हम आज देखेंगे। और इसमें हम संचरण की जो विधियाँ हैं 3 विधियाँ, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऊष्मा के बारे में देखते हैं कि ऊष्मा क्या होती है। तो ऊष्मा जो होती है वो ऊर्जा का ही एक रूप होता है, यानी कि ये एनर्जी का ही एक फॉर्म है। किसी वस्तु का गर्म होना या ठंडा होना उसके ऊष्मीय स्तर से पता चलता है। उसका जो ऊष्मा का जो स्तर है उससे ही हमें ये पता चलता है कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, इस तरह का इसमें होता है। उसके बाद अगर हम ऊष्मा के मात्रक की बात करें तो ऊष्मा का मात्रक कैलोरी भी होता है और जूल भी होता है, यानी कि जूल भी ऊष्मा का मात्रक है और कैलोरी भी जो होता है वो ऊष्मा की ही इकाई होती है। ऊष्मा को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे हम कैलोरीमीटर कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का संचरण अगर हम देखें, यानी कि ट्रांसफर ऑफ हीट या ट्रांसमिशन ऑफ हीट किस तरीके से ये होता है, तो जब भिन्न भिन्न तापों वाली वस्तुओं को परस्पर संपर्क में रखा जाता है, दो या अधिक जो वस्तुएं होती है उनको परस्पर हम संपर्क में रख रहे हैं, भिन्न भिन्न ताप हैं उनके, तब ऊष्मा जो होती है वो उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। यानी फ्लो ऑफ हीट जो होगा, ऊष्मा का जो प्रवाह होगा वो कैसा होगा, हाई टेम्परेचर यानी उच्च ताप वाली वस्तु से लो टेम्परेचर वाली वस्तु की तरफ होता है। और इस ताप के अंतर के कारण, उनके मध्य जो ताप का अंतर पाया जाता है उसके कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है और उसे ही हम कहते हैं ऊष्मा का संचरण। तो इस तरीके से तापांतर के कारण जो फ्लो ऑफ हीट हो रहा है उसे हम बोलेंगे ऊष्मा का संचरण। अब हम देखते हैं ऊष्मा के संचरण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो ऊष्मा के संचरण की अगर विधियों की बात करें तो इसकी 3 तरह की विधियां यहाँ पर है। फर्स्ट विधि है चालन, सेकंड विधि होती है संवहन और थर्ड विधि होती है विकिरण यानी रेडिएशन। अब हम एक एक करके इन विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं चालन के बारे में कि चालन क्या होता है। चालन जो होता है वो सबसे पहली बात यह है कि ये ठोसों में पाया जाता है, सॉलिड्स के अंदर। ऊष्मा का चालन हमेशा ठोसों में होता है, सॉलिड्स में। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि जब किसी ठोस पदार्थ के सिरे को गर्म किया जाता है, जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, उसके एंड को, सिरे को गर्म करते हैं, तो ऊष्मा एक अणु से दूसरे अणु में त्वरित गति से स्थानांतरित होती है। तो ऊष्मा जो होती है वो ट्रांसफर होती है एक अणु से दूसरे अणु में त्वरित गति से। इसमें कोई भी अणु अपना स्थान नहीं छोड़ता है। तो ऊष्मा संचरण की जो ये विधि होती है मोस्टली ठोसों के लिए होती है और इसमें अणु अपना स्थान नहीं छोड़ता है। अणु, तो ऊष्मा जो होती है, ऊष्मा जो है वो एक अणु से दूसरे अणु में त्वरित गति से, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, इसमें अणु का स्थानांतरण नहीं होता है। इसमें अणु अपना स्थान नहीं छोड़ता है। अब चालन विधि से संबंधित पदार्थों की अगर हम बात करें होंगे, कुछ चालक पदार्थों में क्या होता है, ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता है, जैसे कि हवा, कांच, ऊन, रबड़, प्लास्टिक। ये जो भी पदार्थ हैं सब कुछ अलग पदार्थ होते हैं और इसमें ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता है, तो इन्हें हम बोलेंगे कुचालक पदार्थ। इसी तरीके से दूसरे टाइप के जो पदार्थ होते हैं उनको हम सुचालक पदार्थ बोलते हैं, जिसमें क्या होता है ऊष्मा का संचरण आसानी से हो जाता है, जैसे कि सोना है, लोहा है, जल है, चांदी है। ये जो भी धातु हैं और इसकी बात हम कर रहे हैं ये सब सुचालक पदार्थ है और इसमें जो ट्रांसमिशन ऑफ हीट है वो आसानी से हो जाता है। तो चालन विधि के आधार पर जो पदार्थ है वो कुचालक पदार्थ और सुचालक पदार्थ होते हैं। अब हम नेक्स्ट विधि की बात करते हैं। दूसरी विधि हमारे पास है संवहन विधि। संवहन विधि मेनली जो पाई जाती है द्रव और गैसों में होता है, यानी कि द्रव और गैसों में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो संवहन विधि के माध्यम से होता है, लिक्विड्स और गैसेज में। ठोसों के लिए हमने चालन विधि पढ़ी। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जब किसी द्रव या गैस में ऊष्मा प्रवाहित करते हैं
द्रव भी हो सकता है, गैस भी होता है, और उसमें ऊष्मा का जब प्रवाह किया जाता है तो उस द्रव या गैस का अणु गर्म होकर हल्का हो जाता है, हीट उसको मिलती है और वो हल्का हो जाता है, और हल्का होने के कारण वह अणु अपनी जगह छोड़ देता है, अपना स्थान छोड़ देता है, और इसके स्थान पर एक नया अणु आ जाता है, और यही प्रक्रिया निरंतर कंटिन्यू चलती रहती है, और इसी विधि को हम संवहन विधि कहते हैं। लेकिन अर्थात हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर द्रव और गैस में ऊष्मा प्रवाह हुई, और ऊष्मा प्रवाह के कारण अणु हल्का होगा, और हल्का होकर अपना जगह छोड़ देता है, उसके स्थान पर नया अणु आ जाता है, और इस तरीके से कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। इसी को हम संवहन विधि कहते हैं। उदाहरण अगर हम देखें संवहन विधि के, तो जो समुद्री हवाएं और स्थलीय हवाएं हैं, ये जो पाई जाती है, समुद्र के आसपास जो हवाएं होती है, स्थल के आसपास जो हवाएं होती है, इनका चलना एक संवहन विधि का ही उदाहरण होता है। इसके अलावा हमारा जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर, ये भी संवहन विधि के द्वारा ही गर्म होता है। तो ये इस तरह से हमने ये संवहन विधि के बारे में अध्ययन किया, जो कि मोस्टली द्रव और गैसों में ऊष्मा का संचरण इस विधि के द्वारा होता है। अब हम नेक्स्ट विषय देख सकते हैं। अगली विधि हमारे पास है विकिरण विधि। इस विधि में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विकिरण विधि में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम इसकी परिभाषा अगर देखें तो ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा उच्च ताप वाली वस्तु से बीच के माध्यम को प्रभावित किए बिना, जो माध्यम है उसको प्रभावित नहीं करेगी, कम ताप वाली वस्तु की ओर संचारित होती है, वही विकिरण या रेडिएशन हम इनको इंग्लिश में बोलते हैं, कहलाती है। यानी कि वह विधि जिसमें ऊष्मा उच्च ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर संचरित हो जाती है माध्यम को प्रभावित किए बिना, उसे ही हम कहते हैं विकिरण विधि। इस विधि में जो ऊष्मा होती है वो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचरित होती है। और अगर इसका उदाहरण हम देखना चाहें तो जो सूर्य का प्रकाश होता है वो विकिरण के द्वारा ही पृथ्वी तक पहुंचता है। तो इस तरीके से आज हमने ये ऊष्मा के संचरण की तीनों विधियों का अध्ययन किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।